Hello everyone, I welcome you all in our today's class. Students, in our previous class we had started first chapter of class 9th history, that is the French Revolution, in which we had studied the various social, political and economic causes which had caused the French Revolution, which had angered the people in the France. और उस समय राजा कौन था? Who was the king? Louis XVI. At the end of the previous class, I had given you a question in which you have to fill the subsistence crisis. Here is the solution for that. I hope that you all had tried it. तो हमने इसमें किया था कि these blanks were empty, you have to fill these options. और सिचुएशन आपको दी हुई थी, आपको ये फ्लो चार्ट जो था ये पूरा कंप्लीट करना था, ये कि ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस का क्या प्रोसेस था. देखो, बैड हार्वेस्ट, अगर फसल अच्छी नहीं होगी तो क्या होगी? स्कैसिटी ऑफ ग्रेन, स्कैसिटी होती है कमी, तो ऑफ कोर्स अनाज की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी. अब अनाज की कमी है, डिमांड हाई है, तो हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था सर्वाइवल स्ट्रगल में, तो उससे क्या हुआ था? राइज इन फूड प्राइसेस. अब जब फूड प्राइसेस ही बढ़ जाएंगे तो जो गरीब लोग होंगे, द पुअर पीपल, दे कैन नो लॉन्गर बाय द ब्रेड. वो लोग क्या कर पाएंगे? वो लोग खाना नहीं खरीद पाएंगे. अब खाना नहीं खरीद पाएंगे तो उससे दो सिचुएशन क्रिएट होगी. पहली तो देयर बॉडी विल बिकम वीकर, न्यूट्रिशन उनको बॉडी को पूरा नहीं मिलेगा, वो प्रॉपरली अपनी डाइट नहीं ले पाएंगे, तो क्या होगा? उनकी बॉडी जो है वो क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी. और बॉडी कमज़ोर होने के कारण बीमारियां फैलेंगी, और बीमारियां जब ज़्यादा स्तर पर फैल जाती है तो क्या है? इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ्स. एग्जाम्पल हम लोग आज के टाइम का ही ले सकते हैं बेटा. कोविड टाइम वी ऑल आर बियरिंग इट, फेसिंग इट. तो क्या है अभी ये? इट इज़ अ काइंड ऑफ पैनिक दैट वी ऑल आर बियरिंग. और जब ये बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो क्या हो रहा है? देखो कि हाउ मेनी डेथ्स आर हैपनिंग एवरी डे. या दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? दूसरी सिचुएशन हो सकती है फूड राइट्स. फूड राइट्स मतलब खाने के लिए दंगे, लड़ाइयाँ हो रही हैं लोगों में, चाहे वो आपस में हो रही है, दुकानदार के साथ हो रही है, शॉपकीपर के साथ, व्हाटएवर. और उससे भी क्या होगा? जब दंगे फैलेंगे, एक तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ विल इंक्रीज, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? उससे भी नंबर ऑफ डेथ्स विल इंक्रीज. आई होप कि ये पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा, आप लोगों ने फिल किया होगा. स्टिल इफ एनी डाउट तो यू कैन डू इट नाउ. So students, now we will do the next part of the chapter, that is the growing middle class. अब हमने किया था कि एक सोशल जो उनका स्ट्रक्चर था उसमें क्या था? There were three estates. First estate include the clergy, that is the people, those were the people of church. Then the nobility, royal and rich people, and third were the common people, the poor people, normal educated and professionals, and then the peasants. Peasants होते हैं बेटा farmers. आज हम लोग करेंगे ग्रोइंग मिडिल क्लास, यानी अभी इन सभी के बीच में क्या हुआ? एक मिडिल क्लास उभर के सामने आई, और उसका क्या इफेक्ट पड़ा? दैट वी विल सी टुडे. सो लेट्स स्टार्ट. द 18th century witnessed the emergence of social group termed as the middle class. अब सोसाइटी में एक और ग्रुप उभर कर सामने आने लगा जिसको क्या नाम दिया गया? मिडिल क्लास का. All of these were educated. अब ये कौन थे? These are the educated people. जब educated people होते हैं, those are somewhere enlightened. Enlightened in the way कि वो किसी भी चीज़ को as it is accept नहीं करते. If you are really educated, तो आप लोग क्या करेंगे? आप हर चीज़ में तर्क वितर्क करेंगे कि ऐसा क्यों है या क्यों नहीं है, अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है. तो इसी तरह की थिंकिंग किस में आने लगी? ये जो एजुकेटेड क्लास थी सोसाइटी की, इनमें ये थिंकिंग जो है इनमें आने लगी. दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग किस चीज़ के बारे में? दैट सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड. नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ. रादर अ पर्सन सोशल पोजिशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट. कि किसी को जो रिस्पेक्ट मिल रही है, कोई भी जो फैसिलिटी उसको मिल रही है, वो इसलिए नहीं मिलनी चाहिए कि वो किस परिवार में पैदा हुआ है, कि अमीर परिवार में पैदा हुआ है, उसमें कोई टैलेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हम उसके सामने सिर झुका रहे हैं. क्यों झुका रहे हैं? क्योंकि वो एक अमीर परिवार से बिलोंग करता है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. इट शुड डिपेंडेंट अपॉन दी मेरिट. मेरिट का यहाँ पे मतलब है ऑन द टैलेंट. उस पर्सन में क्या काबिलियत है, वो क्या कर सकता है. अगर वो अपने बेसिस पर, अपने बिहाफ पे, अपने टैलेंट के बिहाफ पे कुछ अचीव कर सकता है तो उसको वो चांस मिलना चाहिए, उसके बेसिस पर उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए. These ideas demanded a society based on freedom and equal laws
एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। अब ये आइडियाज और धीरे धीरे क्या बढ़ने लगे कि अब लोग किसके बारे में बात करने लगे कि देयर शुड बी फ्रीडम, देयर शुड बी इक्वल लॉज फॉर एवरीवन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन। अभी हमने क्या पढ़ा था सोशल सिस्टम में, सारे टैक्सेस थर्ड एस्टेट पे कर रहा था, फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट कुछ भी पे नहीं कर रहा था। किंग को अलग टैक्स दे रहे थे, चर्च पीपल को दे वर गिविंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्स। उसके बाद जो फर्स्ट एस्टेट थे दोज वर एंजॉइंग द प्रिविलेजेस बाय बर्थ, तो कह रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी फ्रीडम फॉर ऑल, ओके, देयर शुड बी इक्वल लॉज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, चाहे वो एजुकेशन में है चाहे वो जॉब में है, सबको मिलनी चाहिए। और अगर किसी इंसान में काबिलियत है कि वो आगे बढ़ सकता है, चाहे वो गरीब परिवार में पैदा है वो अमीर हो सकता है, तो उसको वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ही शुड बी रिस्पेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज टैलेंट, सो दिस शुड बी प्रिवेल्ड इन द सोसाइटी। ये किसकी डिमांड थी, ये किसके विचार थे, जो मिडिल एजुकेटेड मिडिल क्लास उभर कर सामने आई थी समाज में, उन लोगों की ये सोच बनने लगी थी। 17th and 18th सेंचुरी वॉज द एज ऑफ एनलाइटनमेंट। देखो एनलाइटनमेंट मैंने वर्ड पहले भी यूज किया था कि अब लोगों को क्या करने लगे, लोगों को इन चीज़ों के लिए जागरूक करने लगे। वेरियस फिलोसफर, कुछ फिलोसफर्स भी जो है सामने आए, उन्होंने भी लोगों से बात की, लोगों को इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी, इन सब चीज़ों के बारे में बताया कि ये सारी चीज़ें जो समाज में होनी चाहिए। उन्हीं में से कुछ एग्जाम्पल है। द फर्स्ट वन इज जॉन लॉक, यू कैन सी द पिक्चर हियर। हियर इज अ फिलोसफर जॉन लॉक. He has written a book, Two Treatises of Government. His book is, here is John Locke, and his book is Two Treatises of Government. अभी इसमें उन्होंने क्या किया था, इसमें उन्होंने कहा था that he refused the doctrine of the divine and absolute right of the monarch. उन्होंने किस चीज़ का रिफ्यूज़ल किया था, किस चीज़ को उन्होंने डिक्लाइन या डिनाई किया था कि there should be no divine power of the king. जो राजा के पास जो सारी पावर है ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट्स रॉन्ग. सेकेंड, रूसो, व्हाट द रूसो हैड सेड, रूसो प्रपोज्ड अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव. और रूसो ने कहा कि एक कैसी सरकार होनी चाहिए, एक ऐसी सरकार जो कि लोगों की सरकार हो, और वहाँ पर सरकार में लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए. इसका मतलब वो कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि लोग अपना नेता खुद चुन सके, या लोग अपना राजा, उस समय राजा होते थे, तो राजा अपना जो है खुद चुन सके. नेक्स्ट है हमारे जो फिलोसफर हैं वो है मोंटेस्क्यू. तो मोंटेस्क्यू ने भी एक जो है बुक लिखी थी, दैट वाज द स्पिरिट ऑफ लॉज, एंड इन हिज बुक ही प्रपोज्ड अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. अभी इन तीनों ऑर्गन्स के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ा है, 8th क्लास में भी आप लोग पढ़ के आए हैं. तो अब ये आइडिया किसने दिया, मोंटेस्क्यू ने. मोंटेस्क्यू ने कहा कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए, सारी पावर एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए, पावर को डिवाइड कर दो. और किनके बीच में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. कानून कोई बना रहा है, लागू कोई कर रहा है, न्यायिक अधिकार किसी और के पास होना चाहिए. सो ऑल द पावर शुड नॉट बी रेस्टेड इन वन हैंड, कि राजा की जो मर्जी है वो कर रहा है, दिस शुड नॉट बी डन. द पावर शुड बी डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स of the government. These ideas revolutionized the outlook of the people. अब जब लोगों ने इन विचारों को सुना, पढ़ा, चलो कुछ लोग इलिटरेट थे, तो जो पढ़े लिखे लोग थे वो उनको बताते थे इनके बारे में, तो जैसे जैसे ये विचार सोसाइटी में फैलने लगे तो लोगों की सोच भी क्या होने लगी, बदलने लगी. देखो रिवोल्यूशन वर्ड हमारे सामने बार बार आ रहा है बेटा. क्या होता है रिवोल्यूशन? क्रांति, है ना. किसी चीज़ में, कोई चीज़ जो बहुत लंबे समय से चलती आ रही है उसमें बदलाव लाना, that change is called the revolution. तो अब ये जो आइडियाज थे, this revolutionized, this has changed the outlook of the people. Outlook means views, thinking, vision. तो इन विचारों ने क्या किया, लोगों की सोच को बदल दिया. तो अभी हमने इनके बारे में देखा है. जॉन लॉक 1632 to 1704. तो जॉन लॉक ने क्या कहा था कि गवर्नमेंट की पावर लिमिटेड होनी चाहिए, एंड पीपल हैव नेचुरल राइट्स सच एज लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, कि ये अधिकार जो है लोगों को मिलने चाहिए. सेकेंड, मोंटेस्क्यू ने क्या किया था, he said that power of government should be separated into separate branches. वो ब्रांचेस कौन कौन सी थी, हमारी जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव. देन वी हैड स्टडीड अबाउट रूसो. रूसो ने क्या कहा था कि गवर्नमेंट शुड एक्सप्रेस द विल ऑफ द पीपल.
people enter into a social contract with the government giving it the right to create and enforce laws, कि गवर्नमेंट और लोगों के बीच में एक लिंक होना चाहिए, वो लिंक या तो डायरेक्ट हो या वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू हो, ताकि जो लोग हैं वो अपनी बात राजा तक पहुंचा सके और राजा उनके अकॉर्डिंग काम कर सके। किसी भी लॉ फॉर्मेशन में, लॉ मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में लोगों का हिस्सा या लोगों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। दीज वर द व्यूज ऑफ दिस फिलोसफर्स एंड दीज व्यूज वर स्प्रेड अमंग द पीपल इन द सोसाइटी, जिससे कि लोगों की सोच क्या हो गई, बदल गई। अभी जैसे जैसे ये बातें समाज में फैलने लगी तो क्या हुआ, ऑफ कोर्स जब क्रांतिकारी विचार यहाँ दिमाग में आएंगे तो क्रांति तो होगी। तो अब क्या हुआ, अब कुछ और ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होने लगी which has finally caused the occurrence of French Revolution. Now what were those situations? देखेंगे यहाँ से हम लोग जो सडन कॉजेज थे। अब वो सडन कॉजेज क्या थे, वो सडन कॉजेज हम लोग देखेंगे कि 5 मई, ऑन 5 मई 1789 में क्रांति हुई थी ना। तो अभी 5 मई को क्या सिचुएशन हुई, लुइस 16, कौन थे लुइस 16? ही वॉज द किंग ऑफ फ्रांस। कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ द एस्टेट जनरल। अब एस्टेट जनरल क्या थी, वहाँ की एक पॉलिटिकल बॉडी थी, ठीक है। तो उसने वो बुलाई, जैसे हमारे यहाँ पे, अपने यहाँ पे पार्लियामेंट होती है, तो उस समय क्या थी, एक एस्टेट जनरल थी। अब उसने एस्टेट जनरल की क्या की, एक मीटिंग, असेंबली मीटिंग बुलाई इन द हॉल ऑफ वर्सेल्स। हमने वर्सेल्स के महल के बारे में पढ़ा था ना, तो वहीं पर उन्होंने क्या की, ये मीटिंग बुलाई टू पास प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस। तो हमने साथ में पिछले वीडियो में ये भी देखा था कि जब वो पूरा खर्चा नहीं उठा पा रहे थे तो उनके सामने एक ही ऑप्शन बचा था कि क्या करो, टैक्सेस को बढ़ा दो। टैक्सेस बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, गवर्नमेंट की या राजा की इनकम बढ़ जाएगी, वो अपना कर्ज उतार पाएंगे थोड़ा सा इन अ बेटर वे, उनकी इनकम बढ़ेगी। तो यही उन्होंने किया। अभी देखो उनका मीटिंग में हम लोग जनरली इलेक्शन करवाते हैं या कुछ भी, येस नो लोगों की कंसेंट ली जाती है बेटा किसी भी चीज़ के लिए। अब यहाँ पे भी वो एक कानून पास करने आए थे। अभी आज क्या सिस्टम है, हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो कोई भी कानून बनता है तो मेजॉरिटी मतलब जब मोर देन 50% लोग, या कुछ लॉज के लिए तो प्रोविजन है कि मोर देन 75% होना चाहिए। तो जब इतने हमारे MPs जो हैं जब उसके लिए यस करते हैं तो वो कानून बनता है। अब देखते हैं उनका क्या सिस्टम था। उनका था द फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच, यानी 300 रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट एस्टेट के आए और 300 रिप्रेजेंटेटिव 300 रिप्रेजेंटेटिव किसके आए, सेकेंड एस्टेट के, यानी 300 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द चर्च पीपल एंड 300 फ्रॉम द रॉयल एंड नोबिलिटी। और जब जो थर्ड एस्टेट था, थर्ड एस्टेट के टोटल 600 रिप्रेजेंटेटिव्स वर देयर हु वर एजुकेटेड मेंबर्स, ठीक है। 600 रिप्रेजेंटेटिव्स उनके थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इनके तो ज़्यादा हैं, बट अभी ध्यान से देखना कि है क्या, उनका सिस्टम क्या है वोटिंग का, वो सुनना बेटा ध्यान से। तो 300 दोनों के आए तो 600 उनके हो गए, और 600 अकेले किसके आ रहे हैं, थर्ड एस्टेट के। लेकिन उनमें से कौन से आ रहे हैं, ओनली एजुकेटेड पीपल। अब उसमें देखो पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड विमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। इनको जो है, जो पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे एंड जो औरतें थी, विमेन थी, दोज वर नॉट अलाउड टू अटेंड द मीटिंग। उनको जो है यहाँ पर आने की परमिशन नहीं थी। वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड 1 वोट। अब देखो बेटा उनका सिस्टम क्या था, चाहे मेंबर्स कितने भी हैं, चाहे रिप्रेजेंटेटिव्स उनके कितने भी आ रहे हैं, लेकिन उन सबका टोटल एक ही वोट काउंट होगा। आपने डेमोक्रेटिक फीचर्स अभी किए थे ना, जो हमने पिछला चैप्टर कंप्लीट किया, तो उसमें हमने क्या किया था, 1 मैन 1 वोट, यानी मेरे वोट की वैल्यू 1 काउंट होगी, सेकंड पर्सन ने आके वोट डाला तो 2 वोट हो गए, तीसरे ने आके डाला तो 3 वोट हो गए। लेकिन यहाँ क्या है, पूरे 300 रिप्रेजेंटेटिव्स की जो यस है उसको 1 काउंट किया जाएगा। तो यानी कि फर्स्ट एस्टेट की 1 वोट, सेकेंड एस्टेट की मिला के 2 वोट हो गई, और थर्ड एस्टेट की मिला के 3 वोट हो गई। यानी चाहे उनके बेशक से 600 मेंबर गए हैं, रिप्रेजेंटेटिव गए हैं वहाँ पे असेंबली में, लेकिन वोट उनकी कितनी काउंट होगी, 1 ही काउंट होगी। और आपको पता है, हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट ये दोनों ही क्या थे, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए थे। सारा बर्डन किसके ऊपर था, थर्ड एस्टेट के ऊपर था। जो सारा टैक्सेस कलेक्ट कर रहे थे वो फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट कर रहे थे। अब ये मीटिंग भी किसके लिए की गई थी, टैक्स इंक्रीज करने के लिए तो की गई है ना।
टैक्स इंक्रीज करने के लिए की गई है। टैक्स कलेक्ट किसने करना है, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट ने, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट एस्टेट भी यस करेगा, एक वोट हो गया। तो टोटल कितने हैं बेटा, 3 वोट, 3 एस्टेट 3 वोट। 1 मैन 1 वोट नहीं था उस समय क्या था, 1 एस्टेट 1 वोट, 300 लोगों का मिलाकर 1 वोट काउंट होता था, ठीक है। और थर्ड एस्टेट के 600 मेंबर है तो 600 का मिलाकर 1 वोट काउंट हो रहा है, क्योंकि 600 मेंबर है तो एक ही एस्टेट के, तो 1 एस्टेट 1 वोट था। तो फिर जो फर्स्ट एस्टेट है वो भी यस करेगा टैक्स इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि उनका तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। सेकंड एस्टेट है वो भी यस करेगा, क्यों, क्योंकि उनका भी सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज होगा। प्रॉब्लम किसको होगी, थर्ड एस्टेट को। लेकिन टोटल 3 वोट है, 3 में से अगर एक नो भी कर देता है तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, क्योंकि 3 में से मेजॉरिटी किसकी है, यस की, तो ऑफ कोर्स कानून तो बनेगा। तो इसमें क्या हुआ, तो इसलिए अब इस चीज के खिलाफ members of the third estate demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have 1 vote। अब देखो थर्ड असेंबली, अब क्योंकि वो एजुकेटेड लोग थे, फिलोसोफर्स की बातें सुन के दे वर मोर एनलाइटन्ड, तो अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ये सिस्टम नहीं चलेगा कि 1 एस्टेट 1 वोट। क्या होना चाहिए, देयर शुड बी वैल्यू ऑफ ईच वोट, ईच मेंबर शुड हैव 1 वोट। तो ठीक है, 600 मेंबर्स आपके, उनके 600 हो गए, फर्स्ट और सेकंड मिलाकर 600 हमारे हैं, वोटिंग करवा लो, जिसकी मेजॉरिटी होगी हम क्या करेंगे, उसको वोट दे देंगे, या वही कानून पास हो जाएगा। लेकिन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल। तो क्या हुआ, राजा क्या इस बात के लिए मानेगा, वो क्यों मानेगा, ऑफ कोर्स वो तो अपना बेनिफिट देखेगा, तो ही रिजेक्टेड, ही डिनाइड to accept this proposal। और इसके रिजल्ट में क्या हुआ, मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। तो थर्ड एस्टेट अब चुपचाप गर्दन झुकाकर उनकी बात नहीं मान रहे थे। दे सेड कि अगर आप हमारी डिमांड पूरी करोगे तभी हम ये असेंबली मीटिंग कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज नो। लेकिन जब राजा ने मना कर दिया तो थर्ड एस्टेट के जितने भी मेंबर्स थे उन सब ने क्या कर दिया, दे जस्ट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। उन्होंने विद्रोह कर दिया एक तरीके से, और असेंबली से चुपचाप वहां से बाहर चले गए, एंड दे लेफ्ट द मीटिंग। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद ऑन 20 जून, देखो ये सारा इंसिडेंट कब था, 5 मई का। 20 जून 1789 लेड बाय मिराबियो एंड एबिसियस, representatives assembled in the hall of an indoor tennis court in the ground of Versailles। अब देखो वर्सेल्स की महल में क्या है, ये दोनों जो थे बेटा, मिराबियो एंड एबिसियस, these both were somewhere belong to the first and second estate, but they supported the representatives of the third estate। ये कुछ वो लोग थे जिन्होंने किसको रिप्रेजेंट किया या किसको सपोर्ट किया, थर्ड एस्टेट को। ये इनका मानना था कि जो वो कह रहे हैं, जो उनकी डिमांड है वो सही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो इकट्ठे हुए कहाँ पर, उसी वर्सेल्स पैलेस के टेनिस कोर्ट पे। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स अ नेशनल असेंबली। अभी वो थर्ड रिप्रेजेंटेटिव के लोगों को भी उन्होंने वहाँ पे इकट्ठा कर लिया इन द हॉल, टेनिस हॉल ऑफ द वर्सेल्स। वहाँ पे वो सब लोग इकट्ठे हुए, इन्होंने भी उनका साथ दिया, और अब उन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, वो जो थर्ड एस्टेट के जितने भी मेंबर्स थे उन सब ने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, नेशनल असेंबली। दे डिक्लेयर देमसेल्व्स नेशनल असेंबली एंड स्वोर नॉट टू डिस्पर्स। और क्या कसम खाई, स्वोर, स्वीयर, कसम खाना। तो उन्होंने क्या कसम खाई, दैट दे विल नॉट डिस्पर्स, डिस्पर्स मतलब अलग अलग होना, वो यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि उन्होंने फैसला किया वो लोग एक संविधान लिखेंगे, और वो लोग तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक उनका संविधान कंप्लीट नहीं हो जाता। और उस संविधान में उन्होंने, उनका मेन मोटिव, मेन फोकस क्या था, टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क, कि राजा की जो शक्तियाँ हैं, जो अनलिमिटेड पावर है, उनको लिमिट करना। ऐसा संविधान लिखना जिसमें कि राजा की शक्तियों को सीमित किया जाएगा, राजा अपनी मर्जी से कुछ भी ना कर पाए, वो अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो काम करे। Mirabeau was born in a noble family but was convinced of the need to do away with the society of feudal privilege। अब देखो मैंने आपको बताया था मिराबियो कौन थे, वो नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन ये जो बाय बर्थ जो प्रिविलेजेस लोगों को मिलते थे वो इसके खिलाफ थे। He was not in favor of this। He brought out a journal and delivered powerful speeches
टू द क्राउड्स असेंबल्ड इन वर्सेल्स। अब वर्सेल्स में जो भी लोग इकट्ठे होते थे ये अपनी राइटिंग्स के थ्रू, अपनी स्पीचेस के थ्रू उन लोगों को और ज़्यादा मोटिवेट करते थे। एबिसियस ओरिजिनली अ प्रीस्ट, ये कौन थे? एक ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मणों का भी दर्जा उस समय बहुत ऊंचा होता था। रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट, इन्होंने एक पैम्फलेट लिखा जिसमें इन्होंने किसके बारे में बात की? व्हाट इज थर्ड एस्टेट। देखो थर्ड एस्टेट के लोगों को वो सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने उसका अपनी तरफ से जो उनकी सोच थी थर्ड एस्टेट के बारे में लोगों को मोटिवेट करने के लिए, इन्होंने एक पैम्फलेट, एक स्मॉल इनकी जो राइटिंग थी वो उन्होंने लिखी विद द नेम ऑफ व्हाट इज द थर्ड एस्टेट। अब नेशनल असेंबली की मीटिंग चल रही है वर्सेल्स में, उन्होंने पूरा मतलब फैसला ले लिया है कि अब हम लोग यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन लिख कर ही हटेंगे। अब इसके अलावा क्या हो रहा है? ये तो चल रहा है पॉलिटिकल लेवल पर। अब देखो सोसाइटी में बाहर क्या चल रहा था? सोसाइटी में बाहर लोगों के अंदर भी गुस्सा भरता जा रहा था। ये गुस्सा तो भरा उन एजुकेटेड लोगों में जो एक पॉलिटिकल लेवल पर मीटिंग करने गए थे। उन्होंने वहाँ पे राजा के खिलाफ एक तरीके से आंदोलन कर दिया, संविधान लिखने बैठ गए सब लोग। दूसरी तरफ बाहर समाज में क्या हो रहा था? बाहर समाज में मैंने क्या कहा था, फसलें खराब होने के कारण, प्राइसेस बढ़ने के कारण सोसाइटी में दंगे होने शुरू हो गए थे, फूड राइट्स होने शुरू हो गए थे, या फिर लोग बीमारियों के कारण मर गए थे। इस तरह की सिचुएशंस वर देयर। तो इसलिए ऑन 14 जुलाई, देखो बेटा ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इसीलिए 14 जुलाई को क्या हुआ, धीरे धीरे पहले तो दुकानों पर लड़ाइयाँ होने लगी खाने के लिए, तो एक सोशल वे में दंगे फैलने लगे, पॉलिटिकल वे पर वहाँ पर नेशनल असेंबली अपनी कॉन्स्टिट्यूशन लिख रही है, वो राजा के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। और धीरे धीरे अब यहाँ पर उन दंगों को रोकने के लिए क्या किया, राजा ने अपने ट्रूप्स, अब याद करो चैप्टर का फर्स्ट पेज, मैंने आपको क्या कहा था कि आपको एक फ्यूचर सीन दिखाया गया, उसके बाद फ्लैशबैक है ना। तो हम लोगों ने पहले ये सीन हम लोग पहले कर चुके हैं, ये पार्ट हम लोग पहले कर चुके हैं। फिर हमने उसके बाद सारे कॉजेज किए कि ये सिचुएशन एक्चुअली क्रिएट हुई कैसे। तो अब हम लोग 5 मई से शुरू हुए थे, 14 जुलाई पर हम लोग आ गए हैं। तो 14 जुलाई को फाइनली क्या हुआ था, याद करो कि राजा ने ऑर्डर दिया था, अपने सैनिक भेज दिए थे। अब लोगों के अंदर ये र्यूमर्स फैल चुके थे कि राजा ने अपने सैनिक क्यों भेजे हैं, हमें मारने के लिए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, उन लोगों ने बेस्टिल पर क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था। व्हाट वाज दिस बेस्टिल? बेस्टिल वाज अ सिंबल ऑफ डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, राजा के निरंकुश शासन का उसको सिंबल, क्योंकि जो भी राजा के खिलाफ बोलता था वो उठा के उसको इस जेल में डाल देते थे, चाहे वो आम आदमी है, चाहे वो खुद कोई राजा का दरबारी है, तो वो उनको पकड़ते थे इस जेल में। वो किसी का सिंबल था कि मेरे खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। तो इसलिए लोग इस जेल से बड़ी नफरत करते थे। तो लोगों ने क्या किया, वहाँ पे दुकानों पर लड़ाइयाँ कर रहे हैं, वहाँ से राजा के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोगों ने मिलकर उस बेस्टाइल जेल पर ही अटैक कर दिया। एंड साथ में उनको क्या था कि अब तो हमने क्या करना है, राजा के खिलाफ हमें युद्ध छेड़ना होगा। अब वो वहाँ पर क्यों घुसे हैं, उन सैनिकों का सामना करने के लिए उनको हथियारों की ज़रूरत थी। हथियार कहाँ से लाते? तो उनको ये था कि शायद इस जेल के अंदर उनको हथियार भी मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जितने कैदी थे उनको रिहा करवा दिया, एंड जो फोर्ट्रेस था वहाँ पे पूरे दे वर ब्लास्ट, और उसको पूरा तोड़ फोड़ कर दिया। उसकी ईंटें मार्केट में बेची गई और लोगों ने बड़ी खुशी से खरीदी वो ईंटें। क्यों? क्योंकि वो ईंटें कहीं ना कहीं निरंकुश शासन के अंत का सिंबल था उनके लिए, कि वो बिल्डिंग उनके लिए राजा के निरंकुश शासन की एक पहचान थी, वो टूट गई, तो इसका मतलब कि राजा का निरंकुश शासन का अंत शुरू हो गया। तो इसलिए लोगों ने बहुत खुशी खुशी उनको खरीदा। मीनवाइल इन द कंट्री साइड वहाँ पर भी दंगे फैले हुए हैं, मार्केट में लड़ाइयाँ चल रही हैं, नेशनल असेंबली राजा के खिलाफ खड़ी है, अब वो जो जेल थी वो तोड़ दी गई। और इस तरीके से क्या हुआ, दैट वाज द बिगनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। So in this way the French Revolution was started because of the social, political and economic causes. Sudden causes भी हमने आज किए। अब here this part is over. In the next part we will study that how the constitution was framed. Were the people able to remove the monarchical system or not? ये सारी चीज़ें हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक बेटा यू हैव टू रीड योर कंप्लीट चैप्टर, यू हैव टू फ्रेम इंटरनल क्वेश्चंस, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क। टिल देन बाय एंड हैव अ गुड डे।